नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। कामिनी जी के गहने नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 4 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? कामिनी, ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे, उनके पति भवानी प्रसाद ने समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे यह याद न आए। जल्दी जल्दी में अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर दमयंती को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और इतने ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई ताक में बैठा हुआ हो। भड़कते हुए कामिनी ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवा मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पर गहने चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती समीक्षा ने सीधी बात की। बहू, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मगर सच क्या है यह सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? समीक्षा के भाई बहन ऐसे कर ही नहीं सकते। मयंक ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे। कामिनी जी ने गुस्से में कहा। मम्मी प्लीज़, इस तरह मत बोलो। चलो मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हों या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दिए हों। मम्मी, कई दफ़ा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज़ कहीं रखकर भूल भी जाता है। चलिए पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। पत्नी या साले साली को बुरा न लगे, यह सोचकर मयंक ने पहले अपनी माँ के कमरों में गहनों को अच्छी तरह ढूंढा। एक एक कोना देख लिया, पर गहने कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश किया। कहीं भी गहने न मिलने पर कामिनी ने समीक्षा के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थककर मयंक ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहाँ भी नहीं मिले। कामिनी जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात यह कह दी कि उन्होंने गहने कहीं छिपा दिए होंगे। इधर समीक्षा के साथ साथ उसके भाई बहन अनुज और दिशा को भी इस तरह तलाशी ले जाने की घटना बहुत अखरी। दोनों नाराज़ होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय अनुज ने साफ शब्दों में अपनी बहन से कहा था, दीदी, हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिएं, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर समीक्षा की आंखों से आंसू बह निकले थे। मयंक ने उसे गले से लगा लिया था। समीक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मयंक भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा समीक्षा के आगे पीछे घूम रहा था। कामिनी जी अभी भी चिड़ी हुई अपने कमरे में बैठी थीं और मयंक समीक्षा को शांत करने के प्रयास में लगा था। समीक्षा की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे मयंक को जीवन साथी बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। मयंक की माँ कामिनी देवी किसी भी हाल में गैर जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को मयंक के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह का कदम उठाएंगे, इसलिए वह मयंक को लव मैरिज की इजाज़त नहीं दे सकती। मयंक के पिता इस मामले में थोड़े उदार विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। उनका आदेश पाकर मयंक ने समीक्षा के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब कामिनी जी को ये बात पता चली तो उनका मुंह फूल गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। कामिनी जी को इस बात पर भी काफ़ी रोष था कि वे बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई। एक माँ के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। समीक्षा घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर न तो घर में शादी की रौनक हुई और न ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का घर प्रवेश भी हो गया और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। कामिनी अलग कमरे में बंद रही तो भवानी प्रसाद संकोच में बहू से ज़्यादा बात नहीं करते। मयंक पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी विक्रांत और ननद दीक्षा का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। समीक्षा समझ नहीं पाती कि वे घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाएं। उसे पता था कि सास उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वे अपनी तरफ से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती।
धीरे धीरे भवानी प्रसाद समीक्षा के बात व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहने लगे। कामिनी जी की नाराज़गी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका समाधान भी भवानी प्रसाद ने निकाल लिया। कामिनी, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें, उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। कामिनी जी ने यह बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। कामिनी ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, गहने और रिश्तेदारों के जमघट के बीच वे पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों की मजलिस के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। भवानी प्रसाद को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह कामिनी भी समीक्षा को दिल से स्वीकार कर लेगी। समीक्षा के घर वालों से मेलजोल बढ़ाने और कामिनी के फूले मुंह को छिपाने के लिए भवानी प्रसाद ने समीक्षा के भाई बहन को 7-8 दिनों के लिए घर में ही रोक लिया। समीक्षा का भाई अनुज काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था, तो वहीं बहन दिशा डांस गाने में बहुत होशियार थी। मयंक की बहन दीक्षा और भाई विक्रांत भी अनुज और दिशा के साथ खूब मस्ती धमाल करते। 3-4 दिन इसी तरह धमाल मस्ती में बीत गए। समीक्षा और मयंक भी नए माहौल का मज़ा ले रहे थे। कामिनी भी नॉर्मल रहने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण हो गया था। अनुज और दिशा उसी शाम अपने घर वापस चले गए और समीक्षा बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। कामिनी का बड़बड़ाना चालू रहा, जबकि मयंक समीक्षा को नॉर्मल करने के प्रयास में लगा रहता। भवानी प्रसाद अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था घर में हंसी खुशी आएगी, पर हो गया था उल्टा। वक्त के साथ जख्म भरते गए। कामिनी और समीक्षा सामान्य व्यवहार करने लगी थीं, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 6-7 माह का समय इसी तरह गुजर गया। एक दिन मयंक घर लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही तरह के सुकून और खुशी के भाव थे। आते ही उसने समीक्षा से कहा, मैंने बताया था ना कि मुंबई में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफ़र की अर्ज़ी दी थी। वह आज अप्रूव हो गई। इस महीने की 25 तारीख को मुझे वहाँ की ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर समीक्षा का चेहरा भी खिल उठा। मयंक ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर पलकें झुका लीं। भवानी प्रसाद ने भी उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि मयंक के इस फैसले की वजह क्या है, पर वे कहते भी तो क्या। मयंक और समीक्षा मुंबई शिफ्ट हो गए। इसके 1-2 साल बाद ही मयंक के भाई विक्रांत को पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह MBA पढ़ने वहाँ चला गया और जल्दी वहीं उसे जॉब भी मिल गई। 2-4 साल में छोटी बहन की शादी हो गई। अब घर में केवल भवानी प्रसाद और कामिनी ही रह गए थे। वक्त इसी तरह गुजरता। मयंक और समीक्षा को मुंबई आए तकरीबन 10 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारा सा बेटा भी हुआ जो 6 साल का हो चुका था। एक दिन मयंक के पास भवानी प्रसाद का फ़ोन आया। वे काफ़ी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे कैंसर। कहते कहते भवानी प्रसाद रो पड़े। ये क्या कह रहे हैं पापा, सही से बताइए क्या हुआ माँ को। पापा प्लीज़ रोइए मत। बेटा उसे आंतों का कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से न ढंग से खा पी रही है, ना कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है, खून भी निकलता है। इतनी कमज़ोर हो गई है कि क्या बताऊँ। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है, पर बेटा मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूँ। चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप ये बताओ कि विक्रांत ने क्या कहा, क्या वह आ सकता है। नहीं बेटा, वह कह रहा है कि उसके ऑफिस में अभी 4 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दे तो कह रहा है कि वह भी तो वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। हमने दीक्षा से भी कहा था, पर उसके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। कह रही थी कि बच्चे माँ को परेशान करेंगे। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं समीक्षा से बात करता हूँ। हो सका तो वह अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की ज़रूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल टीचर है, वर्किंग है, उसके जॉब पर असर न पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सलूक किया था उसके बाद हमारा कोई हक नहीं कि हम उससे बुलाएं। डोंट वरी पापा, मैं बात करके बताता हूँ। अगले दिन ही मयंक ने फ़ोन करके बताया, पापा समीक्षा ने माँ की सेवा के लिए 1 माह की छुट्टी ले ली है।
ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी आगे बढ़ा लेगी। मैं भी 1 सप्ताह के लिए आ रहा हूँ। 2 दिन बाद ही मयंक समीक्षा के साथ घर पहुँच गया। कामिनी जी बेड पर थीं। नौकर भी छुट्टी पर जा चुका था। समीक्षा ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की। फिर सास को अच्छी तरह नहलाकर कपड़े बदले। उनके बेड का कवर, पिलो कवर आदि निकालकर धो दिए। नए बेडशीट बिछाए, पर्दे आदि धोए। अगले दिन ही मयंक माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। संभावित इलाजों के बारे में बात की। अभी माँ को कीमो सेशन दिए जा रहे थे। मयंक ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह मशवरा कर बेहतर इलाज का इंतज़ाम कराया। 1 सप्ताह रुककर वह वापस चला गया और समीक्षा दिल लगाकर सास की सेवा करती रही। कामिनी जी फिलहाल निजी काम करने में भी समर्थ नहीं थी। कई बार कपड़े में उल्टी कर देती तो कभी कपड़े गंदे हो जाते। खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती, पर समीक्षा हर तरह की परेशानियों में सास के साथ खड़ी रहती। उनकी बैसाखी बनकर वह इस तकलीफ के समय में उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। शरीर की तकलीफ़ों के साथ साथ मन की तकलीफ़ें भी घटाने का प्रयास में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी चंपी। समय इसी तरह गुजरता रहा। कामिनी जी समीक्षा को दिन रात आशीर्वाद देती रहती। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, आज केवल वही उनके काम आ रही थी। वह चाहती तो दूसरों की तरह आने से इनकार भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह घर को और सास को ऐसे संभाल रही थी जिससे कभी कुछ हुआ ही न हो। एक दिन कामिनी जी बैठी बैठी रोने लगी। समीक्षा ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वह केवल रोती रहीं। उन्हें बहुत देर तक फफक फफक कर रोता देख समीक्षा बेचैन हो गई। वह ससुर को बुलाकर लाई। भवानी प्रसाद पत्नी को चुप कराने लगे। फिर समीक्षा से बोले, असल में इनकी भाभी ने देखने आना चाहती थी, पर इन्होंने भाभी से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भाभी इनके दिल के इतनी करीब रही हैं, उनसे ये मिलना क्यों नहीं चाहती। रो भी रही है और मिलना भी नहीं है। पिताजी, आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। शायद वह आपसे रोने का कारण शेयर कर लें। कहकर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई। भवानी प्रसाद ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो कामिनी रोती हुई बोली, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने समीक्षा और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया वह माफ़ी योग्य भी नहीं। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो, मैंने वह सब अपनी भाभी के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम समीक्षा को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसे घर वालों पर इल्ज़ाम लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वे फिर से रोने लगी। भवानी प्रसाद आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, भाभी ने ही मुझे कहा था कि बहू को मयंक और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घरवालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी। मयंक भी पत्नी से झगड़ा करेगा और समीक्षा के घरवाले भी फिर दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो काम? भाभी के कहने पर तुमने 2 निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आए। तुम समीक्षा और मयंक को मेरे मन से उतारना चाहती थी, पर क्यों कामिनी? अपने बेटे की खुशियों के दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना भाभी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना। भवानी प्रसाद ने गुस्से में कहा। कामिनी फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी तो उसे खराब हालत देखते हुए भवानी प्रसाद ने जल्द बात खत्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ कामिनी। अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है, बस उसे जी भरकर आशीर्वाद दे लो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो तब खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आए। प्लीज़ आप समीक्षा को समझाओ ना, वे अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग लूँगी। पहले तो तुम्हें समीक्षा से माफ़ी मांगनी चाहिए कामिनी। मैं समीक्षा को बुलाकर लाता हूँ। भवानी प्रसाद ने समीक्षा को बुलाया तो वे दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी, तबीयत तो ठीक है ना मम्मी की? कामिनी समीक्षा के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियाँ भी नहीं करती और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी तुझे दिल से नहीं स्वीकारा, तेरे घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उस बुढ़िया के लिए तू इतना क्यों कर रही है मेरी बच्ची? इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना।
आपकी तकलीफ़ में आपके काम आ सकूं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इससे रो नहीं मम्मी जी, प्लीज़ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफ़ी की कोई बात नहीं, आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आपका यह रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको इल्ज़ाम लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। समीक्षा ने उनके हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी बात का तो पछतावा है मुझे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। देख ले, इसी बात की सज़ा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगी। बेटा, अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी अहमदाबाद में है, वहीं शादी हुई है उसकी, इसलिए शायद वह नहीं आ सकेगी, पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कहकर समीक्षा ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पर भाई को घर बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। दीदी, आप तो जानती हो उस इल्ज़ाम को मैं कितनी मुश्किल से अपने जहन से दूर कर पाया हूँ। 22-23 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वह भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस एक यही इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं दिवेश, ऐसा नहीं सोचते, माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं बिट्टो। समीक्षा ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक कामिनी जी ने समीक्षा के हाथ से फ़ोन ले लिया और दिवेश के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी। बेटा, प्लीज़ मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ बेटा, बस अंतिम इच्छा पूरी कर दे। मुझे माफ़ कर दे, एक बार मेरे पास आ, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते कामिनी जी फूट फूट कर रो पड़ी। रुपेश का दिल पिघल गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा। प्लीज़ डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। दिवेश की बात सुनकर रोते रोते भी कामिनी जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और समीक्षा से बोली, समीक्षा बेटा, दिवेश आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वहीं ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उससे मेरी बात मान ली। समीक्षा कामिनी जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी और सहारा देकर उन्हें बेड पर लिटा दिया। आज कामिनी जी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।